करोड़ तक लेकर जाएगा। कंडीशन नहीं है आपको 1.5 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, 2.5 घंटे बैठना है। हम मीटिंग के बीच में पूछते रहेंगे मीटिंग चलने दे या बंद कर दे। जब आप कह देंगे बहुत हो गया, मीटिंग बंद कर देंगे। सिंपल है। पर भारत का समझदार आदमी वो है जितना पैसा खर्च किया उतना वसूल हो। वो समझदारी है। और ज्यादा समझदार वो है जो डबल वसूल है। तो जितना खर्च किया इतना तो वसूल है, इतना तो वसूल है। और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वो मिले। अगली रो वाले लोगों से निवेदन है थोड़ा मोबाइल को बंद रखेंगे और अगली रो वाले लोग अब नहीं उठेंगे, थोड़ा बैठेंगे तो अच्छा है। लगभग 4 साल के बाद मैं आज यहाँ आया हूँ। सबसे बड़ा थैंक्स आपको उस व्यक्ति का देना चाहिए जो भारत के हर कोर लीडर का टाइम लेता है। कोर लीडर का टाइम इसलिए इजी वे में नहीं मिलता क्योंकि पूरा भारत कवर करना है और कोर लीडर मात्र 42 है भारत में और स्टेशन है कई हजार। लेकिन उनके रिलेशन, उनका व्यवहार, उनका कमिटमेंट जो भी कह सकते हैं, उसकी वजह से अफजल जी को हर कोर लीडर इस गाजीपुर में मीटिंग देने के लिए काफी लोग नए होंगे जो मेरे से परिचित नहीं है, तो मैं शॉर्ट में अपना परिचय दूँ। और आज हम एक बहुत सिंपल डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ते टाइम एक एग्जाम दिया होगा, उसमें आता था ये 15 प्रश्न में किन्हीं भी 5 प्रश्न का उत्तर दो और क्लास बदल बात हुई। आता था ऐसा? आजकल नहीं आता, वो टाइम निकल गया। डॉक्टर साहब, तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते जो आपको आसान लगते? तो आज मैं जिंदगी में अमीर बनने के कई प्रश्न आपको दिखाऊंगा, उसमें फिर आपको चुनना है कि कौन सा इजी है। चॉइस हमारी रहेगी, ये कंडीशन नहीं आरसीए नहीं करना जरूरी है। आज हम वो प्रश्न उत्तर समझेंगे कि जिंदगी में कहां से क्या मिल सकता है, जो फिर इजी लगे उसको चुन ले। नहीं तो आप अपने घर, हम अपने घर, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरा जन्म यूपी मुरादाबाद में हुआ। मैंने काम किया एमपी रतलाम में और अभी मैं उदयपुर राजस्थान से आया। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला इंट्रोडक्शन नहीं होगा। जन्म यूपी, काम एमपी और अभी उदयपुर राजस्थान। क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमेशा आपने 2 बात सुनी होगी, एक तो जन्मभूमि और एक कर्मभूमि। 2 ही होती है, 2 ही सुनी है या और कुछ भी सुनी है? अच्छा ये पता है 2 आपने क्यों सुनी है? क्योंकि आप दुनिया का कोई भी काम करो वो 2 ही भूमि तैयार होती है, कर्मभूमि और जन्म। लेकिन एक तीसरी भूमि सिर्फ आरसीएम तैयार करता है, जिसको बोलते हैं एंजॉय भूमि, आनंद लेने की जगह। तो मैं अभी 1 साल पहले उदयपुर शिफ्ट हो गया। वहां काम नहीं है मेरा कुछ भी, मैं वहां आनंद लेने के लिए गया। ये आरसीएम की ताकत है, ये सिर्फ आरसीएम ही तैयार करता है एंजॉय भूमि। तो आपको गर्व है आपने यूपी में जन्म लिया? गर्व है? और सबसे बड़ा गर्व आपको इस बात का होना चाहिए आपने भारत में जन्म लिया। पता है क्यों? भारत दुनिया का सिर्फ पहला एक ऐसा देश है जिसके आगे एक शब्द लगता है माता। भारत माता। भारत के अलावा एक देश का नाम बताओ। आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना? चीन माता, अमेरिका माता, केवल। अच्छा क्यों लगा भारत क्या है? क्योंकि एक माँ के अगर 4 बेटे हों और एक थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर भी हो
तो एक बार पिता किनारा कर सकता है, लेकिन माँ चारों को समान रूप से देखती है। तो भारत इसलिए माता है, ये सबको निभाता है। दूसरा, यूपी का इसलिए मेरे को लगता है, और आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा, कि अभी तक आरसीएम के अंदर जब ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी, यूपी आरसीएम के अंदर 7वें नंबर पर था और अभी 4th नंबर पर आ चुका है। और बहुत जल्द इसको पहले नंबर पे आने में भी कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? यूपी के आदमी की एक खासियत है, या तो वो कुछ करता नहीं, या फिर करता है तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ता है। और इसीलिए पूरे भारत में सिर्फ यूपी को ऑलराउंडर माना जाता है, सर्वगुण संपन्न। मतलब ये हर चीज में नंबर 1 है। पर हमें इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है जहां नहीं होना चाहिए। पर अब वो नंबर 1 है तो है, अब तो नंबर ही 1 का लगा हुआ है। क्योंकि मेरे को इस चीज से याद आता है, एक बार आतंकवादियों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने आपस में बात की कि बोले कि इतना बड़ा राज्य है, हम उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हमने भारत में कई राज्यों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत को में यूपी को क्यों नहीं पहुंचा पाया? क्या वहां प्रयास नहीं किए? उन्होंने कहा हमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन सफलता नहीं मिली जो चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारे गैंग में 5 आदमी होते हैं, एक आदमी हमारा जाता है, एक शहर चॉइस करता है, उस शहर में भीड़ भाड़ का एरिया देखता है जहां भीड़ जाती है। फिर हमारा दूसरा आदमी जाता है, उस भीड़ के एरिया में 1 घंटे बाद जाके एक साइकिल खड़ी कराता है कोचिंग। फिर हमारा 1 घंटे बाद तीसरा आदमी जाता है, उस साइकिल पे एक थैले में कुछ विस्फोटक चीज डालता है। फिर 1 घंटे बाद हमारा चौथा आदमी जाता है, दूर से रिमोट ऑन करता है, वह विस्फोट होता है और वह नुकसान होता है। तो हमने कई बार वह साइकिल खड़ी की, और 1 घंटे बाद जब हमारा आदमी वहां गया, वो साइकिल हमने आज तक मिली नहीं। प्रयास तो हमने बहुत किए, लेकिन सफलता नहीं। अब उनको नहीं पता ना यूपी है, और ये तो नंबर 1 है। तो इसी धरती पे मेरा जन्म हुआ, और इसीलिए मैं यूपी को ज्यादा प्यार करता हूँ। यूपी में मेरे से कोई मीटिंग मांगता, मैं इसलिए मना नहीं करता क्योंकि जो धरती आपको जन्म देती है उसका आप पे कुछ कर्ज होता है, और मैं चाहता हूँ उस कर्ज को मैं वैसे तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आरसीएम में लोगों को मेरी जैसी जगह लाके उस कर्ज को सर उतार सकता हूँ। इसलिए मैं यूपी की कभी भी किसी मीटिंग को मना नहीं करता। बाकी भले मैं भारत में मना कर देता हूँ, लेकिन यूपी को मैं कभी मना नहीं। मेरे फादर गांव के प्रधान थे और बहुत शौक था उनको राजनीति। मेरे दादाजी के वो अकेले थे, मतलब इतना शौक था कि अगर गेहूं कटा हुआ है, बारिश हो गई, तो वो बारिश की और गेहूं की चिंता नहीं करते थे, वो अपनी राजनीति में इंटरेस्ट लेते। तो मेरे दादाजी बड़े परेशान थे, वो बोलते थे यार बेटा तू अकेला ही है, फिर इस खेती को कौन संभालेगा, 100 बीघे खेती, और तेरे को राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन था उनको, मतलब इतना इंटरेस्ट था कि आप एक लाइन से अंदाज लगा सकते हैं। जब एक बार वोटिंग हुई तो वो 3 वोट से हार गए, लखनऊ जाके स्टे ले आए, 10 दिन बाद 4 वोट से जीत के आ गए। आप सोचो कितना इंटरेस्टेड व्यक्ति, जो 3 वोट से हार गया और 10 दिन बाद 4 वोट से जीत के आ गया। उस घर में मेरा जन्म, मैं लगभग 6 साल का था, मेरे को स्कूल में जमा कराया गया। और उस टाइम एडमिशन नहीं होते थे, बच्चों को जमा ही कराया गया। और उस समय ज्यादा छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। गांव में बहुत मतलब लगभग 6-7 साल, तो लगभग मैं 6 साढ़े 6 साल का हूँगा, एग्जैक्ट तो मेरे को फिगर याद नहीं, मैं अच्छा पढ़ा। तो हालांकि आजकल फैशन चेंज हो गया, देखिए अभी तो वो बहुत छोटी उम्र में बच्चों को शायद एडमिशन दिला देते हैं,
है डॉक्टर साहब, 5 साल 4 साल 3 साल 2.5 साल, अभी तो मैंने सुना 2 साल में वो उसको प्ले स्कूल में डाल दिया। तो प्ले मतलब घर क्या करता हूँ, चुनाव लड़ता, घर में भी खेलता ही, बस आपने अपने खिलाने के चक्कर में दूसरों से खिलवाया। आप भी खिला सकते थे। और मेरा ऐसा मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुकता है, उसका इमोशनल अटैचमेंट आपसे दूर हो जाता है। अगर वो बचपन में दूसरों से अटैच हो जाएगा तो वो आप में कभी वो छवि देख नहीं पाएगी। इसलिए अभी मैंने मेरे पोते का 5 साल के बाद एडमिशन होने दी, पिछले साल का, अभी वो 6 साल का हो गया, 1 साल से जा रहा है। हालांकि उसके माता पिता मेरे से बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपका जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है, आपके जमाने में पढ़ाई नहीं चाहिए थी, आज बगैर पढ़ाई के काम नहीं होता। तो मैंने उनको एक ही लाइन कही, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा। अभी वो 6 साल का है, कब लगेगा जॉब में? लगा भी तो पहली बार तो लगेगा नहीं, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लगेगा भी, लगा भी तो लगभग 20 साल बाद, 18-20 साल बाद, और 20 साल बाद लगा भी तो कितनी सैलरी मिल सकती है उसको? 50,000, 70,000, 1 लाख। तो मैंने उसके माता पिता को कहा जब ये 20 साल बाद 1 लाख कमाएगा तो मैं करंट में भारत सरकार को हर महीने 1 लाख इनकम टैक्स भरता हूँ। तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकता। खैर जो भी हुआ तो मेरे को जमा कराया गया 6 साल में। और मेरे फादर ने उस समय, आपको पता, प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे, हेडमास्टर हुआ करते। तो हेडमास्टर साहब को मेरे फादर ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ाना, पढ़ने में अच्छा हो तो इसको हर साल क्लास चेंज करा देना, पढ़ने में कमजोर हो तो इसको 1 साल उसी क्लास में और रखना। और आखिरी लाइन बोली, मैं इस गांव का प्रधान हूं। मतलब समझ गया? इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब था ये स्कूल पढ़े ना पढ़े, ये बच्चा पढ़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। तो शायद वो बात मेरे फादर की हेडमास्टर साहब को अच्छी लगी, उन्होंने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया, जो भी कारण रहे हो। और 18 साल बाद उन्होंने एक दिन गाँव में खबर भिजवाई, प्रधान जी को भेजा, यानी मेरे पिताजी, और बुला के कहा या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहां से ले जाए। आपको क्या लगता है ये इनडायरेक्ट इंसल्ट थी मेरे फादर? मेरे फादर को गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, थोड़े गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूं। वहां से मेरा पढ़ाई का करियर खत्म हो गया। यूपी गवर्नमेंट के पीछे मैं 6 साल तक अपनी मार्कशीट लेके घूमा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दिया। लास्ट में एक अजय जी जैसे कोई बड़े अधिकारी मिले मेरे को 6 साल बाद। जब मैंने उनको अपनी मार्कशीट दिखाई तो उन्होंने कहा बेटा कितने टाइम से इस मार्कशीट को लेके घूम रहा है? मैंने कहा 6 साल हो गए, पर आप में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक आशा की किरण जगी, आप शायद कुछ कर पाओगे। उन्होंने उस मार्कशीट को देख के कहा तू इस मार्कशीट को ऐसी जगह रख जो आज के बाद तेरे को भी दिखाई ना दे। बोले ये किसी काम की नहीं है, इसमें ये ढूंढना पड़ता है कि तेरे किस सब्जेक्ट में नंबर आए हैं। तो मैंने मेरी माँ से कहा माँ जॉब तो नहीं मिल सकता। तो मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तेरे से होगी, क्योंकि खेती में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, क्योंकि बड़ा हार्ड वर्क है। अभी तो थोड़ा मैं न्यूट्रिशन खा के अच्छा हो गया, पहले मैं बहुत कमजोर था। अब इसका कोई पैमाना नहीं है कमजोर कितना था, लेकिन एक लाइन में आप समझ सकते हो मैं कितना वीक हूँगा उस टाइम कि जब बहुत तेज हवाएं चलती थी तो मेरी माँ बाहर निकल के देखती थी बच्चा बाहर तो नहीं खेल रहा। और उसका जब मैं दिखाई नहीं देता था तो उसको लगता था कहीं सेफ है।
तो मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तेरे से हो भी नहीं, जॉब तेरे को मिल नहीं रहा, और कोई छोटा मोटा काम करेगा तो तेरे को शर्म महसूस होगी क्योंकि तू यहाँ पला बड़ा है, तो तू शहर बदल दे। तो 1995 में मैंने राज्य बदल लिया, मैं एमपी शिफ्ट हो गया। और मैं एमपी गवर्नमेंट को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट जॉब दिया। 2075 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी जब मेरा जॉब लगा 1995 में। इस जॉब को करते हुए जब मैं अपने ऑफिस में एक दिन इंटर होता हूँ तो मेरे जो बॉस थे उनको कोई आरसीएम का प्लान समझा रहा था। बॉस मतलब समझते, सीनियर, यानी मेरी जॉब की अप्लाई, आपके सीनियर आपकी अप्लाई कहलाते हैं, तो आप बॉस के सामने ज्यादा बोल नहीं सकते। तो जब उनको कोई प्लान दिखा रहा है, ये मेरे को नहीं पता वो कितनी देर से दिखा रहा है, आप बैठ जाए तो अच्छा रहेगा भाई, प्लीज प्लीज। अच्छा प्रेस वाले, तो थोड़ा सा पीछे से कर लेंगे, बार बार डिस्टर्बेंस होगा, बस हो गया खबर और क्या है। हालांकि मेरा ऐसा मान, अभी बहुत लोगों को मैंने देखा फोटो का बड़ा शौक रहता है लोगों को, सेल्फी, ये खींचना नहीं चाहिए। इसको खींचने वाले की दुकान पे लिखा रहता है फोटोग्राफर। क्या लिखा रहता है? फोटोग्राफर। आरसीएम आपको फोटो खींचने वाला बनाना नहीं चाहता, आरसीएम आपको उस जगह लेकर आना चाहता है कि पूरी दुनिया आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। तो आप आरसीएम में तो आज से फोटो नहीं खींचे अगर आपको खिंचवाने वाला बनना है। तो हम बात कर रहे थे कि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे बॉस को कोई आरसीएम का प्लान दिखा रहा था, तो मेरे बॉस ने मेरे को देखा चंद सेकंड के लिए और फिर वो आरसीएम समझने लगे। उन्होंने मेरे से ये भी नहीं कहा तू भी बैठ जा, तू भी समझ ले। 30-35 मिनट बाद वो आदमी चला गया प्लान दिखाने वाला, और उसने जाते समय मेरे बॉस को पूछा यू आर इंटरेस्टेड? तो मेरे बॉस बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने मेरे बॉस को कहा सर काम तो अच्छा लगा। बोले चुपचाप काम कर रहा। तो फिर मैंने उनको दूसरी लाइन पूछी, सर मेरे को नहीं पता कि आपको कितनी देर से समझा रहा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने तो 30 ही मिनट सुना, ये किन लोगों का काम है? अब उनका जवाब सुना। पहला, ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती। क्या जवाब था उनका? पहला, ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है। चौथा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा उनका जवाब था ये उन लोगों का काम है जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। और आखिरी जवाब उनका ये था ये काम तू कर सकता है। आप समझ लीजिए ना, मतलब उनको जो इनडायरेक्ट मेरी बेइज्जती करने की एक लाइन में ये सारे गुण तेरे में पाए जाते। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं तो नहीं समझा, आप क्यों नहीं समझे, पर मेरे को ये कोई नुकसान की चीज नहीं दिखाई, फायदा कम हो ज्यादा हो लेकिन है तो सही। बोले फिर तू कर ले। मैंने कहा सर मैं आज ही करूंगा, और मैंने उसी दिन ज्वाइन किया इसको। बोले अभी करेगा? हाँ, मैंने कहा मैं अभी करूंगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की एक बात समझी, पहले आओ पहले पाओ, यहाँ आओगे नंबर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जब उसने गोले बनाए तो मैंने कहा सर मैं तो आज ही करूंगा। लेकिन आश्चर्य इस बात का है अभी 4 साल पहले वो भी ज्वाइन हुए 4 साल पहले, और मेरे 17 साल के बाद, कब? 4 साल पहले। अभी रॉयल्टी अचीवर है, अभी जॉब में है, अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जब वो ज्वाइन हो रहे थे तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा सर ज्वाइन तो कर रहे हो पर ये किन लोगों का काम है? मैंने कह तो दिया, उसके बाद उनकी आंख से आंसू निकल आए, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि है तो मेरे सीनियर। मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं दिनेश,
मेरी आंख से इसलिए आंसू नहीं निकले, तूने ऐसा क्यों बोल दिया। तेरे बोलने के बाद मेरी आंख से इसलिए आंसू निकल आए कि बड़े होकर ये प्रश्न मेरे बच्चे भी पूछ सकते हैं। जो लोग आज भी आरसीएम के प्रति सीरियस नहीं है, जो आज भी अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा मेरे बच्चे बड़े होंगे एक बात जरूर पूछेंगे मेरे से कि पापा जॉब के अंदर आप दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाई कैसे थे। क्या जवाब दूंगा मैं उससे, और आपके पास है इसका जवाब? क्या जवाब दे सकते? या तो ये जवाब दे सकते हैं कि मेरे को अभी अकल आई 4 साल पहले, तो वो ये भी कह सकते हैं इसका मतलब पहले अकल नहीं थी, और नहीं थी तो सरकार से सैलरी किस बात की लेते थे बिना अकल की। कुछ भी कह सकते हैं आजकल के बच्चे। बोले इस बात का दुख है मेरे को, और कोई दुख नहीं है। जो लोग आज पहली बार आए उनसे मेरा निवेदन है, आ ही गए हो नंबर लगवा लेना। नंबर का बहुत बड़ा गेम है इसके अंदर। आज लगवाओगे ये यहां लग जाएगा, कल लगवाओगे ये यहां लगेगा, परसों यहां लगेगा, नरसों यहां लगेगा, तरसों यहां लगेगा, बरसों बाद यहां लगेगा। और ये दर्द करता है, इनको दे रहा है ये। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है 6 महीने कहीं घूम के आए और बीच में चिपक जाए। बीच में चिपकने का सिस्टम होता है, ये चिपकते ना। नंबर का बहुत बड़ा गेम। बहुत लोग मेरे से एक बात पूछते हैं दिनेश जी आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, फिर इतना पैसा आरसीएम से कैसे कमा लिया। मैंने कहा नंबर देखे ना किस समय का लगा हुआ है। ये उस समय का नंबर है कि कोई नंबर लगवाने को तैयार नहीं था। नंबर का बहुत बड़ा गेम है। बिजनेस कभी भी शुरू करो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, जब आपकी इच्छा हो नंबर जरूर ले लेना। ये आज समझ में नहीं आएगा, ये हो सकता है बाद में टाइम समझ में आए। यहां से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की। मेरी पहली इनकम थी 416 पहले महीने की, और आरसीएम के पास प्रोडक्ट था एक। 7वें महीने में इसकी रॉयल्टी पहुंचा 19,197। प्रोडक्ट था एक ही प्रोडक्ट, अभी एक ही था, और मैं रॉयल्टी पहुंच गया कितने महीने में? 7वें महीने। फिर कंपनी ने 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए कुछ समय के बाद, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का और पेस्ट। इन 3 प्रोडक्ट के साथ मैं 15वें महीने टेक्निकल बना। मेरा चेक था 1,52,000 TDS का। फिर कंपनी ने 17 और प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्रोडक्ट हो गए 20 प्रोडक्ट के साथ 26 जुलाई 2002 को मेरी एंट्री हुई। और कंपनी में आप मेरा इतिहास पूछ सकते हैं, अगस्त 2007 ठीक 5 साल बाद मैं इस सिस्टम का स्टार रूबी बना। और उस समय सबसे बड़ी पिन हुआ करती थी कंपनी के पास स्टार रूबी, और वही एक ड्रीम था सबका, ये सफायर स्टार, सफायर डायमंड अप का नहीं। उस समय सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। 5 साल बाद वो पिन मैंने ली, और 5वें साल जो मेरा चेक था 2007 की बात है, ये TDS काट के वो था 7,80,000। ऐसा क्यों हुआ? एक प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 20 प्रोडक्ट। आज आपको पता है आरसीएम में कितने प्रोडक्ट हैं? मेरा ओपन चैलेंज है, आप जितने भी या सीनियर बैठे, यूसी होल्डर बैठे, कोई डिपो होल्डर हो, जो भी आप हैं, मेरे को कोई आज एग्जैक्ट आंकड़ा बताए। एग्जैक्ट 1500 क्यों नहीं है पूछता? हाँ, अगर आप शाम को आंकड़ा लेकर आए हैं तो वो सुबह बदल गया, सुबह लेके आए हैं वो दिन में बदलेगा, दिन में लाए हो वो शाम को बदलेगा, और फिर शाम को लाए हो फिर कल सुबह बदल जाएगा। ये सीनियर जानते हैं, पहले ये कंपनी 1 साल में प्रोडक्ट लॉन्च करती थी 1 बार, अभी ये दिन में 3 बार लॉन्च करती है। तो अगर 1 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, 3 से ये कमाल हो सकता है,
20 प्रोडक्ट से ये कमाल हो सकता है, और आज डेली 3 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, तो आप सोचो क्या कमाल हो सकता है। लेकिन कारण क्या है? मेरी स्पीड का कारण पता क्यों रहा इतना फास्ट? शायद वो कारण आपके पास नहीं है। मेरी शादी एक अच्छे घर में हो गई, यूं तो अच्छा घर, समझते हो?